हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9th में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का कोशिका चैप्टर। ठीक है, क्लास 9th का कोशिका चैप्टर। तो इसमें जो है हम लोगों ने सेल के बारे में काफ़ी कुछ अध्ययन किया, कैसी कैसी सेल होती हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ना माइटोकॉन्ड्रिया, और इस तरीके के काफ़ी सारे टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर किया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस क्या है, अर्थात केंद्रक। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है कोशिका का एक अहम अंग होता है। ठीक है, अंग मीन्स पार्ट होता है, मतलब उसका। ठीक है, कोशिका का एक अहम अंग होता है केंद्रक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि न्यूक्लियस की खोज किसने की। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने की थी कोशिका की खोज, मतलब केंद्रक की खोज। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1881 में की थी। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी खोज की थी। केंद्रक के मुख्य भाग जो हैं निम्नलिखित होते हैं। एक तो पहला होता है केंद्रक आवरण। ठीक है, दूसरा केंद्रक द्रव्य, तीसरा केंद्रक जालिका। तो हम लोग केंद्रक आवरण के बारे में बात कर लेते हैं। केंद्रक केंद्रक आवरण के बारे में बात करते हैं। तो ये है क्या, ये केंद्रक के चारों ओर दो झिल्लियों से बना होता है। ठीक है, केंद्रक के चारों ओर, माना कि केंद्रक ये है। ठीक है, तो केंद्रक के चारों ओर दो झिल्लियों से बना हुआ होता है, जिसमें जगह जगह पर छोटे छोटे केंद्र छिद्र होते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे माना कि यहाँ पे छोटे छोटे क्या छिद्र हों, छोटे छोटे छिद्र हों, तो केंद्रक आवरण क्या है। तो फिर से एक बार, ये केंद्रक के चारों ओर दो झिल्लियों से बना होता है। इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे केंद्रक छिद्र होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, केंद्रक आवरण कहते हैं। अब हम लोग केंद्रक द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्रक द्रव्य क्या है। तो केंद्रक द्रव्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। केंद्रक के अंदर तरल पारदर्शी पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब केंद्रक जालिका के बारे में। केंद्रक जालिका के बारे में, तो ये जो होता है भागे नुमा क्रोमैटिन तंतु होते हैं। ठीक है, जिनका कार्य होता है क्रोमेनिटा जिसे कहते हैं, ये न्यूक्लिक प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो सबसे जो ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि केंद्रक जालिका जो है ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो कि एक धागेनुमा संरचना होती है, तंतु होती है। ठीक है, जिसमें प्रायः दो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए और आरएनए इसमें मुख्यतः पाया जाता है। फिर आगे हम बात करेंगे केंद्रिका क्या है। तो केंद्रिका के बारे में, तो केंद्रिका के अंदर एक या दो केंद्रिकाएं होती हैं, जिनमें आरएनए प्रोटीन होता है। ठीक, इसके कार्य के बारे में, तो कार्य इसका क्या है, केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, सभी जानते हैं कि केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, सब लोग जानते हैं। और जिसे केंद्रक को कंट्रोल रूम कहा जाता है। केंद्रक को क्या कहते हैं, केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहते हैं। अर्थात ये जितने भी हम लोगों में क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल कौन करता है, तो केंद्रिका जो है उनको कंट्रोल करने का कार्य करती है। और ये इनमें आनुवंशिक पदार्थ निहित होते हैं और पाए जाते हैं। अब आगे जो है हम लोग चर्चा करते हैं गुणसूत्र क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है। बात कर रहे थे गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम्स के।
बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुणसूत्र जो है विभिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न पाया जाता है। जैसे एक ही जैसी प्रजाति होगी, जैसे ह्यूमन की ही अगर प्रजाति है, मानव की प्रजाति है, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो इसी तरीके से जितने भी मनुष्य हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होगी। और विभिन्न प्रकार के यदि और कोई जीव जंतु हैं तो सभी के गुणसूत्र जो होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं, सबके गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका नाम ही है गुणसूत्र, अर्थात गुणों का सूत्र होता है ये, जो कि ये इसका नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि गुणों का सूत्र, मतलब ये आपके अंदर एक अच्छे जीन भी विद्यमान होते हैं जिनका एक सूत्र बना हुआ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। इसकी जो खोज है स्ट्रासबर्गर ने 1875 में इसकी खोज की थी। और हमने अभी बताया कि जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न जीव जंतु होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि मनुष्य में 46 और ऐसे ही जो और एनिमल हैं उनमें अलग अलग इनकी संख्याएं होंगी। अब गुणसूत्र की संरचना के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो गुणसूत्र की जो संरचना है ये कुंडलित धागे नुमा होती है। ठीक है, गुणसूत्र की जो संरचना होती है ये कुंडलित धागे नुमा संरचना होती है। इनके कार्य क्या हैं? तो कार्य के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो कार्य क्या है इनके? ये एक आनुवांशिक वाहक होते हैं। वाहक का मीन्स जानते ही हैं आप लोग कि एक जगह, मतलब वाहक मतलब फैलाने वाला, जो आगे बढ़ता हुआ उसको उसका मतलब उसको फैलाता जाए। तो गुणसूत्र जो है एक आनुवांशिक वाहक है। ये डीएनए अणुओं के बने हुए होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की संदेश निहित होते हैं। तो ये अपने संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह पर उनका प्रसार करते रहते हैं। इनका कार्य होता है आनुवांशिक वाहक का ये कार्य करते हैं। इनमें डीएनए के छोटे छोटे कण होते हैं जिनमें संदेश निहित होता है और उसी का ये लोग प्रसार करते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं डीएनए व आरएनए के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबो शर्करा कहते हैं या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और आरएनए को जो है राइबो शर्करा कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो है डीएनए में इसमें क्या है? इसमें फास्फोरिक अम्ल होता है जो शर्करा के एक अणु को दूसरे में संयोजित करता है। और इसमें क्या है? डीएनए के समान ही होता है। इसमें क्या है? डीएनए में क्या है? द्विगुणन की क्षमता होती है और आरएनए में जो है यही क्वालिटी आरएनए में भी होती है। और डीएनए जैसे हम लोग जानते हैं ये एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ का मतलब ये हम लोग कहेंगे कि ये माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं? बढ़ाने का कार्य करते हैं। मतलब उनके लक्षण जो है आगे बढ़ाया करते हैं। और आरएनए का कार्य क्या है? यह आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है। ठीक है, आरएनए क्या करता है? ये आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है। मतलब ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाता है। और डीएनए जो है ये स्थायी होता है और आरएनए जो है अस्थायी होता है। थैंक यू।